नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और साल का आखिरी दिन और यहां पर हमने सोना और चांदी दोनों ही थोड़ा सस्ता होता हुआ देखा है। मुनाफा वसूली तो है ही, लेकिन वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स कमज़ोर हैं। लेकिन इस गिरावट का कितना फ़ायदा आप आगे जाके उठा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे एनर्जी पैक की, जहाँ पर देर रात कल हमने करीबन 1.5% की तेज़ी कच्चे तेल में आते हुए देखी और इसी के साथ इस साल की जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कमज़ोर होती हुई नजर आई है। 3 हफ्ते के हाइज पर अब यहाँ पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। $74 पर आपको क्या करना चाहिए बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की, क्योंकि अगर आप रबी का बुआई का इलाका देखें तो यहाँ पर कुछ बढ़त आते हुए नजर आई है। क्या है इनिशियल ट्रेंड्स, आगे जाकर कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और हमारे साथ हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और प्राइसेस की अगर बात की जाए तो सोने चांदी में कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर गहराती हुई नजर आई है। चिराग, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने गोल्ड के प्राइसेस जस्ट अबाउट $2600 फिलहाल यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, अब एक तो ये गिरावट साल लास्ट डे ऑफ द ईयर पे कैसे बनती हुई नजर आ रही है आपको, और कैसे देखते हैं नए साल की शुरुआत? अब देखिए मनीषा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थिंकिंग है, मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है वो अभी हॉलीडे पे, तो यूजुअली हम देखते हैं कि 20-25 तारीख रिलेटिव बढ़ जाती है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि जनवरी के में रीबैलेंसिंग होंगे काफी सारे पोर्टफोलियोज के, तो काफी सारे इन्वेस्ट एग्जिट कर देते हैं। कैसा होगा, मैं कहूंगा अगले 10-15 दिन आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, शायद थोड़े बहुत फॉल्स देखने को मिलेंगे और रैलीज भी देखने को मिलेगी। हालांकि हमारा ये मानना है कि 2025 सोने के लिए एक वॉलेटाइल ईयर रहता। हम शायद पिछले 2-3 साल में जिसे आपसे सोने की रैली देखी है, वैसी शायद हमें सोने में ना देखने को मिले। अपसाइड अभी भी यहाँ से मार्केट 10 से 12% जरूर ऊपर जा सकता है, बट अगर उसको होना है तो वो फर्स्ट हाफ में होना है। अगर मार्च अप्रैल मई तक ये आपको $3000 नहीं दिखाई देते तो शायद फिर $3000 हमें इस साल देखने को नहीं मिल सके। ऑल राइट, तो अगर 3000 आएगा तो फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगा और 10 से 12% की तेजी आपको सोना अगले साल दिखा सकता है। चिराग, जब हम कहते हैं कि बहुत वॉलेटाइल साल रहेगा तो 3000 ऊपर में बनेगा, लेकिन नीचे में किस तरह के सपोर्ट्स हैं? देखिए, आपको यूजुअली हर क्वार्टर में हमारा मानना है कि $300 से $400 की हाइज और लोज के बीच में गैप हो सकती है। हर क्वार्टर में? हर क्वार्टर में अगर आप देखिए तो अगर आप चल रही है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पे अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि जितने कट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी शायद इस साल कट नहीं होगी, शायद 2 ही कट होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर पे क्या चल रहा है उस पे अभी भी सवाल है। ट्रम्प, ये माना जा रहा है लोगों का कि ट्रम्प आएंगे, एक बार जैसे टेक ओवर करेंगे वैसे यूक्रेन रशिया वॉर पे शायद कुछ कर सकते हैं। चाइना पे भी अब उनका स्टांस थोड़ा बहुत मैं कहूंगा टेपिड होते जा रहा है जैसा पहले था। तो काफी सारे फैक्टर्स है जो एट प्ले है, और जैसे जैसे ये फैक्टर्स अनरेवल होंगे वैसे आपको गोल्ड में मूव्स देखने को मिलेंगे, और इसलिए हमारा मानना है कि आपको एक बड़ी वॉलेटिलिटी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। पॉइंट टेकन। चिराग, इसको एक और चीज़, और हम जैसे नवंबर के इंपोर्ट नंबर्स की बात कर रहे थे जहां पर शायद कुछ कंसर्न्स बनती हुई नजर आ रही थी, वो फाइनल नंबर अभी भी सरकार की तरफ से आना बाकी है, लेकिन दिसंबर ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ही सही कि किस तरह के इंपोर्ट्स हमने देखे हैं यहाँ पर गोल्ड के लिहाज से इंडिया मार्केट्स में इस साल में? देखिए, दिसंबर का अभी फिलहाल मैं कहूंगा ये बताना बहुत डिफिकल्ट होगा। जरूर जितनी भी डिस्कशन हुई थी उसमें ये जरूर था कि जो नवंबर के जो भी इंपोर्ट आए हैं, जैसे हमारे मेटल फोकस के हिसाब से 130-140 टन के बीच के नंबर थे और गवर्नमेंट के थोड़े हायर नंबर थे। करीबन 20 से 30 टन उस मंथ के एंड तक वॉल्ट्स में पड़े हुए थे। तो काफी सारे लोगों ने, क्योंकि दाम गिरे तो गोल्ड बाइंग कर लिया है, ठीक है, बट वो अभी भी मार्केट में नहीं आए। शायद इसलिए आपको दिसंबर में कहीं से ये सुनने को नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट आ सकते हैं। शायद दिसंबर पास हो सकते हैं, और जो 30 से 40
आपकी आवाज़ थोड़ा सा यहाँ पर ग्लिच वहाँ पर है कनेक्शन में, लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं चिराग, तो एक फाइनल नंबर अगर इस साल का दे पाएं कि किस तरह के इंपोर्ट्स हम देख सकते हैं। 800 से 9 टन के बीच में मनीषा, मैं कहूँगा इस साल की इंपोर्ट शायद हो सकते हैं। 800 से 900 टन के बीच में। यस। ओके चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे चिराग हमें कह रहे थे कि अगर $3000 पर आउंस का लेवल आप सोने में बनता हुआ देखेंगे तो वो मोस्टली फर्स्ट हाफ में आएगा। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि सेकेंड हाफ 2025 में सोने और चांदी में मुनाफा वसूली गहरा सकती है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी 2026 के लिहाज से। ऑफकोर्स ये थोड़े से लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स हैं, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर में हम ऐसा ही होता हुआ देखते भी हैं। दिनेश जी, आपका क्या सेंस है, क्या राय देंगे 2025 की अगर हम बात करें, क्योंकि कल से अब उसी की बात होगी। थ्रू आउट ईयर के लिहाज से इंडियन मार्केट्स में अब क्या रेंज बन सकती है गोल्ड की? जी बिल्कुल मनीषा जी, ये साल जो रहा ये गोल्ड में व्यापार करने वाले के लिए काफी बेहतरीन साल रहा। 2010 के बाद में इतना बड़ा गेन्स फर्स्ट टाइम नहीं देखने मिला है, और मुझे लगता है कि 62,000-62,500 जहां से हमने गोल्ड की रैली स्टार्ट होती देखी थी साल में, वो ऊपर में हमने 79,770 के लेवल्स देखने मिले। मतलब काफी अच्छा गेन देखने मिला है। ये डिस्पाइट द फैक्ट बिंग कि 9% हमारे यहाँ ड्यूटी रिडक्शन हुई है, तो गेन्स कई एबनॉर्मल होते थे। अब ये कंसोलिडेशन फेज है। ऊपर के स्तर अगर देते तो मात्र वहां से 3-3,500 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ से हो सकता है ये 73,500-73,000 के आसपास एक बार लेवल्स दिखाए, और वहां से मुझे लगता है कि दोबारा एक बार रैली पिकअप करेगा और ये 12 से 13% का गेन इस साल भी देगा। 83,800 के लेवल्स मुझे लगता है इस साल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। फिर चाहे जो रुपी डेप्रिसिएशन के कारण हो, या इंटरनेशनल गेन के कारण हो, या ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ने के कारण भी हो, एनी रीजन वुड कम, बट 83,800 ये साल में दिखा सकता है। ऑलराइट, तो वो काफ़ी बड़ी रेंज है वहाँ पर, लेकिन एक वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर हम सोने में बनता हुआ देख भी सकते हैं। बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल मेहता हैं। राहुल, एक और दिन, एक और मुनाफा वसूली यहाँ पर, और अपने ऑल टाइम हाई से हम अच्छे खासे फिसलते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर 1 लाख के प्राइसेस के बाद 87,000 यानी कि 13,000 की गिरावट यहाँ पर सोने में बनती हुई नजर आई है। जो जिस तरह की मुनाफा वसूली आज भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, ऑफ कोर्स जो स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस हैं वो वाइंड अप की जा रही हैं, शॉर्ट्स और बढ़ते हुए CFTC डेटा ने यहाँ पर दिखाया है। कैसे देखते हैं 2025 की शुरुआत, और आपकी क्या सेंस है अब इस साल के लिए? ओवरऑल 2024 में जैसे चांदी में काफी स्ट्रेंथ थी, 2025 में भी मुझे लग रहा है कि चांदी में नया हाई छुएगा। ऊपर की स्तर में करीब करीब 1,25,000 तक चांदी जा सकती है आने वाले 4-5 महीने के अंदर। मगर 2025 चांदी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, और चांदी को हर इंटरवल पे अपॉर्चुनिटी देगी बाइंग और सेलिंग का। आप क्या रेंज बनता हुआ फिर देखेंगे? आपको लगता है लाख रुपया यहाँ पर वापस आएगा, और इन करंट लेवल्स पे क्या खरीदारी बढ़ी है क्योंकि भावों में मुनाफा वसूली है? अभी जैसे दिसंबर एंड है, तो अभी जैसे काफ़ी लोग का इन्वेस्टमेंट डिमांड कम है, बट जनवरी से हमें इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी देखने को मिलेगी, और ऊपर में 1,25,000 के आसपास चांदी लग रही है। नीचे में चांदी एक बार 84,500 के आसपास टच कर सकती है। ओके, किस तरह की चांदी की खरीदारी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर 2025 में? क्योंकि जो मुनाफा वसूली है वो बैक ऑफ दिस पे भी है कि US चाइना पे टैरिफ्स ला सकता है, इवन एज चांदी डेफिसिट में है, उसके बावजूद भी जो फोटोवोल्टाइक है सिल्वर डिमांड चाइना में वो थोड़ी सी कमजोर आ सकती है। क्या ट्रेंड्स बनते हुए नजर आएंगे इन सेंस ऑफ फंडामेंटल्स? ओवरऑल चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड वैसे भी स्ट्रांग रहने वाली है, और लास्ट ईयर जैसे 2024 में डेफिसिट था, 2025 में भी मुझे लग रहा है कि चांदी में डेफिसिट रहेगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड एज वेल एज कंजम्पशन डिमांड चांदी की स्ट्रांग रहेगी, और इंडस्ट्रियल डिमांड इसमें एक काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है प्राइसेस को। ठीक है, काफी लोगों ने ये कहना है कि 2025 के सेकंड हाफ पे चांदी में करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म बाय रखने के लिए। फेयर पॉइंट दैट। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो करेक्शन ऑफ कोर्स सोना चांदी आपको अगले साल दिखाएंगे, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरह उनको देखना चाहिए। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप चांदी के प्राइसेस को भी? यहाँ से सबका मानना है कि लाख, 1,10,000, 1,20,000 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए एज इन मार्केट को लगता है कि बनते हुए नजर आएंगे अगले साल, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी चाहिए? जी बिल्कुल मनीषा जी, सिल्वर में जो गिरावट आती है गोल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग आती है। मैं देख रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस एक बार 24,000 25,000 का था, जो अभी 11,000 के लेवल पे आ गया। मतलब गोल्ड इतना घटा ही नहीं, 3,000 रुपए, और सिल्वर ऊपर से 14,000 रुपए नीचे आ चुकी है। बट मुझे लगता है एक बार ये 82,000 83,000 यहाँ तक और इसमें आने की संभावना लगती है, और इन लेवल से दोबारा खरीदारी करनी चाहिए। इन लेवल पर मुझे लगता है यहाँ से अभी और थोड़ी सी गिरावट संभव है। इसमें 82,000-83,000 के आसपास इसमें खरीदारी बन सकती है, और मुझे लगता है 1,08,000 के लेवल ऊपर में 2025 में हमें देखने मिल सकते हैं।
तो थोड़ा एक गिरावट का इंतजार करें, फिर खरीदारी करें और ऊपर में 1,08,000 के लक्ष्य के हिसाब से हम व्यापार करें। ऑलराइट, यानी कि यहाँ से नीचे 4-5 हज़ार चांदी फिसल सकती है, लेकिन ऊपर में यहाँ पर अच्छे खासे गेंस बनाती हुई नजर भी आ सकती है, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर चांदी में भी ढूंढनी चाहिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो सोना चांदी तो बाय है, वॉलेटाइल अगला साल भी है, लेकिन खरीदारी करके आप यहाँ पर चलें। ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, यहाँ पर क्या ट्रेंड्स हैं बताएंगे आपको। नमस्कार। और लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर आए हैं सरकार की तरफ से कल, जो पीआईबी पर हैं, जो जताते हैं कि ओवरऑल पल्सेस की जो या दालों की जो बुआई का इलाका है 30 दिसंबर तक, वहाँ पर हमने हल्की सी तेज़ी आते हुए देखी है। पिछले साल से कुल बुआई के नंबर्स अभी भी यहाँ पर कम हैं, लेकिन ये आंकड़े इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ राज्यों में दलहन की जगह गेहूं की बुआई की खबरें आने लगी थी। अब ये नंबर थोड़ा सा बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आया है। ऐसे में किस तरह से इन नंबर्स को आंकना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उस पर बात करेंगे एग्री ट्रेडर एंड फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। सुनील जी नमस्कार। और जो आंकड़े हैं पिछले साल के मुकाबले हल्के से, अगर मैं उड़द में देखूँ तो हल्की सी गिरावट है, मूंग बीन में भी हल्की सी गिरावट यहां पर नजर आ रही है, ग्राम यानी कि चने में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, अदर पल्सेस में यहां पर अच्छे खासा इजाफा हुआ है लैंड में। आप इन पूरे नंबर्स को कैसे देख रहे हैं? निशा जी, आप यदि ध्यान करें तो पिछले साल हमारे पल्सेज के लिए काफी कठिनाई का साल रहा था, और चने की बात करें, उड़द की बात करें, तुअर की बात करें तो काफी बड़ी तेजी दिखाई दी थी हमें। इसका एक कारण यही था कि पिछले साल बिजाई काफी कम थी। इस बार भी अभी आप देखें तो पिछले साल के बराबर बिजाई है। यदि आप नॉर्मल से देखें तो 4 लाख हेक्टेयर में टोटल बिजाई कम है पल्सेज की। चने की बात करें तो करीबन 7 लाख हेक्टेयर में नॉर्मल से कम है। नॉर्मल 100 लाख टन होती है। आप याद करें तो 3 साल पहले 108 लाख हेक्टेयर तक बिजाई गई थी, जब चने के भाव जो 40-42 गए थे। तो यदि हम पिछले साल के आंकड़ों से बुआई की बात करेंगे तो मुझे लगता है वापस पिछले साल की तरह ही परेशानी रहने वाली है। हमें नॉर्मल बिजाई से पहली बात कंपेयर करना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि गेहूं की तरफ किसान बहुत गए हैं, एमपी में हम बात करें तो चिया सीड और मक्की की तरफ बहुत गए हैं, महाराष्ट्र में गेहूं की तरफ बहुत गए हैं। तो और राजस्थान की बात करें, हालांकि बिजाई राजस्थान में पिछले साल से थोड़ी बढ़ी है, लेकिन एरिया यदि हम 5 साल से कंपेयर करें तो काफी कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे जीरा और बाकी स्पाइस और आपका इस सब कुल की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा ही किसान जाने लग गए हैं। तो धीरे धीरे एरिया पल्सेज के लिए कम हो रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि बुआई की टाइम हम कंज्यूमर की सोच के पॉलिसी बना लेते हैं, जिसके चलते किसान जो है विमुख हो जाता है। और हमें मुझे डर है कि कहीं मटर और चने की जो बिजाई हुई है, जो चने की जो 93 लाख हेक्टेयर में बिजाई है, उसमें एक बड़ा भाग काबुली चना का है। तो देसी चना काफी कम रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और यदि यही पोजीशन रहती है तो हमें वापिस इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होना पड़ेगा। मैं बार बार हर चैनल पे, आपके चैनल पे भी और हर जगह मैं ये कहता रहता हूँ कि हमें एक ऐसी पोजीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है 80 लाख गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को फ्री या सब्सिडीज रेट पे खाना बांटती है। तो बाकी 60 करोड़ के लिए हमें कहीं ना कहीं 60 करोड़ को देखकर हम 140 करोड़ की जनता पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर जो है वो ट्रेडर और किसान जो है वही कंज्यूमर भी है। मैं बार बार इस चीज पे उठाता रहा हूँ। तो उनको दे के यदि हम पॉलिसी बनाएंगे या फिर रिटेल के भाव दे के पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि रिटेल होलसेल में भी बड़ा फर्क है। मनीषा जी, आपने भी देखा है कि सरकार भी कई बार बैठ के ले रही है, रिटेल के भाव नहीं गिरते हैं। पिछले 1 महीने में करीबन 15 से 20% की मंदी होलसेल मार्केट में आ चुकी है, लेकिन रिटेल मार्केट में नहीं आई है। और सरकार उसी रिटेल मार्केट के भाव को देख के पॉलिसी बना रही है, मटर को कंटिन्यू खोलती जा रही है, जबकि हमारे यहाँ डॉलर के भाव बढ़ते जाते हैं, डॉलर का हमारा स्टॉक भी कम होता जा रहा है। हमें जरूरत ही नहीं है मटर इंपोर्ट करने की। मटर डंपिंग हाउस बन चुका है। हमारे पोर्ट जो है करीबन 13 लाख टन मटर हमारे पास पड़ी है, जो अगले 7 महीने तक हम खा सकते हैं। तो हमारे देश के किसान कैसे 32 रुपए किलो की मटर बोएंगे, कैसे हमारे किसान 58 रुपए किलो के चने बोएंगे। हमारी एमएसपी $56.5 के आसपास है, जबकि हमारा आज लैंडिंग की बात करें तो $640 में आज हमें जनवरी का चना मिल रहा है, जो 55.5 आके गिर रहा है। तो हम एमएसपी के नीचे क्यों इंपोर्ट करना चाहते हैं और किस लिए इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमें समझना होगा।
जी सुनील जी, एक जो तर्क यहाँ पर लगाया जा रहा है वो ये है कि जैसे आपने कहा, एक तो सरकार यहाँ पर अभी भी रिटेल के प्राइसेस देख रही है जो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं, और दूसरी बात सरकार यहाँ पर बफर बनाना चाहती है, इसलिए चाहती है कि एमएसपी के आसपास यहाँ पर उनको दालें मिल जाएं। लेकिन जैसे आपने कहा, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की यहाँ पर ज़रूरत है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने यहाँ पर सुनील जी कही वो ये कि जो किसान है वो यहाँ पर जीरा, मसाले, इसबगोल, चिया सीड, इन चीज़ों की तरफ यहाँ पर जा रहा है। क्या ये एक बढ़ता हुआ बाजार है, ऑफ कोर्स एट कॉस्ट ऑफ पल्सेस? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है, लेकिन किसान उसी तरफ जाता है। आजकल किसान के बच्चे आने लगे जो एजुकेटेड है, उनको इंटरनेशनल मार्केट के भाव पता है। आज किसान को पता है कि $640 में हमें ऑस्ट्रेलिया से माल मिल रहा है जो कि 56 आके पड़ रहा है। तो किसान नहीं जा रहा चने की तरफ। कि गेहूं चूंकि सरकार खरीदती है, गेहूं चूंकि उसकी देखरेख कम करनी पड़ती है, गेहूं चूंकि हर हेक्टर में करीबन 2.5 गुना ज्यादा उसको यील्ड भी मिलती है, इसलिए उसकी रियलाइजेशन जो है वो मसाले, चिया सीड, मक्की, गेहूं की तरफ ज्यादा है। और जिस तरफ ज्यादा दिखाई देता है उनकी तरफ ही किसान जो है, आजकल पढ़ा लिखा किसान हो गया है, वो उसी की तरफ वापस चली गई है, उसी तरफ बुआई की तरफ चला जाता है। एक और चिंता भी बाजार में है सुनील जी, वो ये कि हम एक समय था जब हम खाने के तेलों को लेकर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। शायद हम 1.5 मिलियन टन इंपोर्ट करते थे, जहां आज हम 16 मिलियन टन खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं। क्या वो सिनेरियो आप दालों में बनता हुआ देख रहे हैं? क्या वो चिंता है? आपने बिल्कुल तेल की तरफ ध्यान दिलाया, तो मैं आपको ये भी ध्यान दिला दूं, करीब सबसे लोएस्ट भाव पे आज हम मूंगफली दाने पे हैं। सबसे लोएस्ट भाव पे हम शायद आज सोयाबीन में पिछले 2 सालों के लोएस्ट भाव पर हैं। तो हमें भाव क्या मिल रहा है किसानों को, उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो इंटरनेशनल। मैं सेल्फ सफिशिएंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि कम से कम डिपेंडेंसी अपनी इंटरनेशनल मार्केट पे रहे। उसके लिए हमें सबसे पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सेल्फ सफिशिएंट होना तो मुझे लगता है बहुत दूर की बात है, हमें पहले डिपेंडेंसी को कम करना होगा, इसलिए पॉलिसी वैसी बनानी पड़ेगी। यदि हम पॉलिसी केवल कंज्यूमर को देख के बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें बार बार इंटरनेशनल मार्केट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। सुनील जी, एक फाइनल सवाल और ये, क्योंकि एक ही महीना अब यहाँ पर बजट को भी है और वो कंसल्टेशन शुरू हो चुकी हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के लिहाज से सरकार से कुछ इस बार रिक्वेस्ट करें तो वो क्या होगा? हम एक ही बात सरकार को कहते हैं, जब जरूरत नहीं है एमएसपी की, जब जरूरत नहीं है उस पे आप ड्यूटी लगाएं, और उस ड्यूटी को जो है वो किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए, मैं वापस दोहराता हूँ अपनी बात, किसान और इंडस्ट्री दोनों के लिए आप उसके लिए खर्च करें और उसकी सब्सिडी भी दें। यदि आप प्रोसेस के लिए सब्सिडी देना चाहें या फिर भाव में सब्सिडी देना चाहें, तो उस जो ड्यूटी का जो पैसा है वो वापिस एग्री कमोडिटी पे, पल्सेज कमोडिटी पे ही खर्च होना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगी और बार बार इंडस्ट्री इंपोर्ट कर पाएगी। आज हमारे को इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, आज हम बहुत अच्छे भाव पे हैं, लेकिन मुझे डर है कि जो एक्चुअल सिनारियो जो धरातल पे है बिजाई का, आपको वापिस 3 महीने बाद इंपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वापिस आप इंपोर्टर को बुला के बोलेंगे कि आप इंपोर्ट करें? इंपोर्टर कैसे इंपोर्ट करेंगे जब उनकी जरूरत के समय सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है और सद्भावनापूर्ण या फिर मैं कहता हूँ सहानुभूतिपूर्ण, सही शब्द होगा, उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। ऑलराइट, तो यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल बना हुआ है, और जैसे सुनील जी ने शुरुआत में भी कहा कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है, बार बार यहाँ पर ड्यूटी ना छुएं, और किसान और इंडस्ट्री दोनों के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आशा है बजट में हम इसी लिहाज से कुछ यहाँ पर इंसेंटिव्स, कुछ पॉलिसीज़ बनता हुआ देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया सुनील जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर एक लाइट भी डालने के लिए। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, क्लियरली एक चीज़ तो यहाँ पर है कि किसान कुछ बहुत स्मार्ट ज़रूर यहाँ पर हो चला है। पहले हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या मूविंग अवे फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर, जहाँ पे ज़्यादा मुनाफा है, उसकी बात करते थे, लेकिन अब ये ऑन ग्राउंड एक्चुअली होने लगा है। दिनेश जी, ये सवाल आपसे है। ओके, दिनेश जी का फ्रेम वहाँ पर फ्रोजन लग रहा है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर उभर के नजर आई है कि दालें जो कि एक एसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन क्योंकि किसान को दाम नहीं मिल रहा तो किसान यहाँ पर दूसरी जगह जाने लगा है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को?
जी बिल्कुल, मैंने आप ही के चैनल पर देखा था कि जो सुपर फूड का कंजम्पशन है वो नॉर्मल बढ़ रहा है, 15% 18% पर ईयर बढ़ता जा रहा है, और इसके रेट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो किसान है इन दिशाओं में जरूर डाइवर्ट होगा, और ऑयलसीड और पल्सेस का जो स्विंग है ये नॉर्मल से कम कम होता जाएगा, क्योंकि ना इसमें प्राइसेस बढ़ रही है ना इसका प्राइस रियलाइजेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है घाटे का सौदा तो कोई भी करना पसंद नहीं करेगा, और अपना डाइवर्सिफिकेशन निश्चित तौर से करेगा। वेल एब्सोल्युटली। एक चीज़ यहाँ पर कच्चे तेल में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने भाव ओवरनाइट बढ़ते हुए देखे हैं, आप उससे कैसे देखते हैं इस प्राइस मूवमेंट को? अब यहाँ से अगर इस हफ्ते की बात की जाए, जब लगातार यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेड थिन्स हैं, तो कैसे अपनी पोजीशन बनाएं? रेट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। अगर मैं सीबोर्ड भी देखता हूँ तो $48 की सीबोर्ड ट्रेड करता था, वहां भी $40-41 के आसपास आया है। तो वहां से ये थोड़ा सा पुल बैक रैलीज ही है जो प्राइसेस में ऊपर आई है। अर्जेंटीना में जो थोड़ा सा ड्राई वेदर कंडीशन था उसके चलते सोयाबीन बढ़ी है, साथ ही साथ उसने ऑयल को सपोर्ट किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अत्यधिक तेजी अभी आई नहीं है, लेकिन अगर डोमेस्टिक मार्केट सपोर्ट करता है और डीओसी का एक्सपोर्ट अच्छा होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजी बन सकती है। ऑलराइट, तो कुछ बढ़त की उम्मीद यहाँ पर आगे जाकर जरूर है। ऑफ कोर्स आज के दिन में और आज के इस हफ्ते में ओवरऑल में हम देखेंगे कि ट्रेड वॉल्यूम थोड़ी सी कमजोर रहेंगी। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजार छुट्टी पर हैं, न्यू ईयर मनाएंगे, और हम देखेंगे कि एग्जैजरेटेड प्राइस मूव्स शायद यहाँ पर बन सकते हैं माफ कीजिए। तो ऑफ कोर्स कॉशियस होकर यहाँ पर कारोबार करना होगा, और ट्रेड्स जो हैं वो अगले हफ्ते से ही यहाँ पर पिक होते हुए नजर भी आएंगे। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे तो करेंगे फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर।